तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कश्मीर से। कश्मीर में आज हिजबुल के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को मार दिया। सेना ने ढूंढ कर मारा जब वो एक अपने सुरंग के अंदर छुपे हुए थे, ये कहा जा रहा है। लेकिन अब वहां से हिंसा की खबरें आ रही है। सैकड़ों लोगों ने सीआरपीएफ के काफिले को वहां पर घेर लिया और पथराव किया है। ये खबरें कश्मीर से आ रही हैं। ये बात है अवंतीपुरा के बेगापुरा के नजदीक ये हमला हुआ है। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी इदरीस लोर के पास। इदरीस, घाटी में क्या पत्थरबाज लॉकडाउन में भी नहीं मान रहे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये विजुअल जो है अवंतीपुरा इलाके का ही है, जहां पर इनकाउंटर साइट थी। वहां पर कुछ प्रोटेस्टर्स जो हैं सड़क पर निकल आए हैं। आप अपने विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि कैसे वो एक सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर रहे हैं। पर अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो पूरे कश्मीर में सिचुएशन अभी जो है स्टेबल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले ही इंटरनेट सर्विसेज जो है पर इदरीस, ये तस्वीरें देखने के बाद तो दिल दहल जाए। क्या हाल हुआ होगा उस गाड़ी में बैठे हुए लोगों का। देखिए किस तरह लाठी, डंडे, पत्थर और भीड़ देख रहे हैं आप। गाड़ी की छत पर लोग बैठे हुए हैं, चारों तरफ से घेर रखा है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि इनकाउंटर साइट के पास जो है लोग जो है, बिकॉज रियाज नाइकू उसी इलाके का रहने वाला था, तो लोग जो है सड़कों पर निकल आए। उन्हें डिस्पर्स करने की पूरी कोशिश जो है सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर कर रहे हैं और कुछ हद तक कामयाब भी हो गए हैं, क्योंकि ये विजुअल जो है कुछ देर पहले का है। और पूरा जो इस वक्त कश्मीर, अगर पूरे कश्मीर वादी की हम बात करें तो रेड अलर्ट इशू कर दिया गया है। सिक्योरिटी हर जगह पर बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग की गई है, किसी को भी आने जाने की इजाजत जो है नहीं दी जा रही है। वहीं चारों बॉडीज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिकवर कर ली हैं, वहां से वो शिफ्ट भी कर ली गई हैं। और इनकाउंटर साइट्स जो हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस का चल रहा है। हालांकि अगर हम इस जगह की बात करें, यहाँ पर जरूर सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़े प्रोटेस्टर्स का सामना जरूर करना पड़ा, क्योंकि वहां पर जो है रियाज नाइकू उसी इलाके का रहने वाला था जहां पर ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए इदरीस, ये तस्वीरें हमारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस बर्बरता के साथ पुलिस की उस गाड़ी को नेस्तनाबूद, सीआरपीएफ की उस गाड़ी को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। मुझे बताइए रियाज नाइकू के बाद किस तरह की एहतियात वहां पर बरती गई है। कश्मीर में फिलहाल इंटरनेट शटडाउन है और सवाल यह है, एक आतंकी के इतने समर्थक। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो रियाज नाइकू है कई सालों से ये एक्टिव था। बुरहान वानी के ग्रुप का एक लौता मेंबर जो बचा हुआ था वो अभी तक एक्टिव था। और स्पेशली अगर हम इसके रोल की बात करें तो इसका मेन रोल था लोगों को रिक्रूट करना, जो यूथ है उन्हें हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप ज्वाइन करवाना, और उसमें इसको काफी इन्फ्लुएंसर माना जाता था। इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसके सर पर 12 लाख का इनाम और A++ कैटेगरी का मिलिटेंट इसे करार दिया गया था। और काफी सालों से इसकी तलाश जो है वो की जा रही थी। कल शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली कि अपने घर गया है, जिसके बाद वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में इनको दबोच लिया और 2 मिलिटेंट बॉडीज जो है वहां से रिकवर कर ली गई है। क्योंकि ये इसी इलाके का रहने वाला था तो थोड़ा समर्थन जो है वहां के लोग इसे जरूर करते थे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वहां के लोग जो है थोड़ा सड़क पर निकल आए हैं। पर हमने सिक्योरिटी एजेंसी से कुछ देर पहले बात की, उन्होंने कहा कि ओवरऑल सिचुएशन जो है काफी स्टेबल है पूरे कश्मीर में, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस पहले से ही कोविड को लेकर पूरे कश्मीर में नाफिज है। हर जगह पर बैरिकेडिंग है और साथ ही अब इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई। ठीक है, मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूं। बुरहान वानी के बाद रियाज नाइकू किस किस तरह की एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि बुरहान वानी के बाद घाटी इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी कि 3 महीने तक उसको संभालना मुश्किल हो गया था। जी बिल्कुल, जो मेन पॉइंट आज सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये रखा हुआ है वो ये है कि जो फ्यूनरल है वो होने नहीं देंगे। कोविड को लेकर जितने भी मिलिटेंट फ्यूनरल्स पिछले दिनों में हुए हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुद करवाए हैं। और इस इंसिडेंट में भी आज जो साउथ कश्मीर में 2 ऑपरेशन हुए हैं, 4 मिलिटेंट मारे गए हैं, उसमें चारों की बॉडीज जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ही उन्हें कहीं जाकर दफन करेंगी। और उनका फ्यूनरल जो है उनके जो एरियाज है, जैसे रियाज नाइकू अवंतीपोरा के ही रहने वाले थे, वहां पर उनको उनके घर वालों को नहीं सौंपा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस काफी एहतियात बरत रहे हैं। अगर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो पूरे कश्मीर में पहले रिस्ट्रिक्शन नाफिज की गई। आज भी तकरीबन 3 बजे तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐलान भी नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि पहले उनका लॉकडाउन जो है कंप्लीटली सील कर दे पूरे कश्मीर वादी को, और उसके बाद ही ये ऐलान करे कि रियाज नाइकू इसमें मारा गया है। वही इंटरनेट सर्विसेज और फोन सर्विसेज भी, प्राइवेट फोन सर्विसेज जो है वो भी बंद कर दी गई है। ठीक है, अगर भारत के खिलाफ कोई बात करेगा, जिस तरीके से हमारे 8
जवानों को मारा गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर पुलिस के भी जवान शामिल थे, तो रियाज नाइकू को तुरंत टपका दिया गया। ये एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है जो सरकार इस वक्त अपना रही है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ऐसी तस्वीरें चिंता पैदा करती है। अपनी बहस पर आऊं, लेकिन एक एक सवाल इस पर भी लेना होगा कि कश्मीर में आखिर ये हालात क्यों बनते जा रहे हैं, क्यों पत्थरबाजी वहां पर एक फैशन बन गया है। सीधे चलता हूं मैं विवेक जी के पास। विवेक जी, एक वाकया हुआ था जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का, उसके कमांडर इन चीफ कन्हैया कुमार थे, जिन्होंने सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़ा, और उसके सेनापति थे उमर खालिद, जो नारे लगा रहे थे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। देखिए कितना संविधान पर आपको विश्वास है। नहीं, हमारा पूरा संविधान पे विश्वास है। कन्हैया कुमार को फॉल्स चार्जेस में फंसाया गया है और कोर्ट उसका जो भी संज्ञान देगा, पेट्रियोटिक हिंदुस्तानी है, देश की सोचता है वो लड़का। तो ये टुकड़े टुकड़े बीजेपी के दे देने से, उमर खालिद हमारी पार्टी का नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जहां तक कन्हैया कुमार का सवाल है, देश के साथ सीपीआई खड़ी है, देश के साथ लेफ्ट खड़ा है, देश के साथ कन्हैया कुमार खड़ा है। तो आपकी सिंपैथी क्यों ये बात लेफ्ट के छात्र संगठन जेएनयू में बार बार क्यों बोलते हैं कि सेना जुल्म कर रही है जम्मू और कश्मीर में, क्यों बोलते हैं बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए। सेना सबको प्रिय है, हमारी सेना है, सभी अपनी सेना से प्यार करते हैं, सभी पेट्रियोटिक हैं। लेकिन अगर गलत एलिमेंट्स जो हर संगठन के सामने आते हैं, गलत वाकये सामने आते हैं, तो क्रिटिसाइज करना, एनालाइज करना पार्टियों का, नागरिकों का और पत्रकारों का सबका काम है। सिर्फ एक पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी को प्लेकेट करने के लिए गलत को सही मत कहिए। बंदूक की जोर पर कश्मीर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, है, रहेगा। तो बंदूक के जोर पर क्यों जोड़ा आपने कश्मीरियों को? अरे विवेक भाई, आपने बंदूक के जोर पर क्यों जोड़ा? दो पहले बताइए ना, बंदूक की जोर पर क्यों जोड़ा? ये क्यों नहीं बोला आपने कि भारत जम्मू से कश्मीर तक भारत हमारा है? बिल्कुल है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे ही देश का हिस्सा है। ठीक है, हमारे देश का हिस्सा है कश्मीर, लेकिन बंदूक की जोर से आप किसी भी राज्य के नागरिकों को नहीं जोड़ सकते। आपको पीस कीपिंग मेजर्स, मोटिवेटिंग फीलर्स, आपको प्रेम से ही लोगों को अपने देश से जोड़ना पड़ेगा। बंदूक की नोक पर राज्य नहीं जुड़ेंगे हिंदुस्तान से। जब तक कश्मीरियों को मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक कश्मीरियों के अंदर हिंदुस्तानियत नहीं पैदा करेंगे, जब तक कश्मीरियों को एनकरेज नहीं करेंगे, तो कन्हैया कुमार को जाना चाहिए ना। एक राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी है, देशभक्त, तो कन्हैया कुमार को जाना चाहिए ना, मोटिवेट करना चाहिए उन लोगों को। साहब को रोका जब 370 धारा हटाई, तो यचूरी साहब को रोका आपने, डी राजा को रोका आपने, कितने नेताओं को रोका आपने ऑपोजिशन के किसी भी नेता को। तो 370 के पहले चले जाते ना विवेक भाई। अवधेश जी, नहीं, आपने कहा था कि 370 हटने के बाद कश्मीर के मामला सामान्य हो जाएंगे। मैंने नहीं कहा था, ये सरकार ने कहा था, मैं तो पत्रकार हूं। अवधेश जी, एक सवाल इसमें फिर हम धर्मांतरण की बहस पर वापस जाएंगे। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विवेक जी जो कह रहे हैं कि सरकार ने रोका, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं जाने दिया। सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। अरे भैया, जब तुम देश के ऑपोजिशन के लीडर्स को जाने की अनुमति कश्मीर नहीं ले जाओगे, अरे बोल लेने दीजिए भैया। अरे विवेक भाई ऐसा जुल्म मत करिए, बोलने दीजिए उनको। विवेक भाई और ये लोग वहां अगर जाते रहे हैं तो हुर्रियत के लोगों से, अलगाववादियों से मिलना उनको करना। लेकिन अभी जो घटना हुई है दीपक जी, ये 5 अगस्त 2019 के पहले का दृश्य याद दिला रहा है। मैं इस पक्ष में था कि अगर कश्मीर को शांत करना है, 370 का ऐतिहासिक कदम उठाने के साथ जो बंदिशें लगाई गई थी वहां, वो बंदिशें कम से कम 1 वर्ष तक वहां लागू रहना चाहिए, जब तक कि शांति की गारंटी नहीं हो जाए। आपने इंटरनेट फ्री कर दिया, मोबाइल फ्री कर दिया, 144 सब कुछ खत्म कर दिया, 144 हटा दिए, और इसके परिणाम हुए कि आतंकवादियों से लेके और बाकी लोगों को छूट मिल गई। आज जब उसका रियाज नाइकू के पर रियाज नाइकू को मारा गया था, उसके बाद मोबाइल से चारों तरफ मैसेज भेजे गए कि इकट्ठा हो। मैं यहीं पर रुकूंगा, अपनी बहस पर वापस आता हूं। मूल बहस पर बता रहा है कि फिर से बंदिशों को लागू कर और कठोरता से इनका दमन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लोगों को मोटिवेट करिए, नागरिकों से प्रेम करिए और कश्मीरियों को जाहिर कराइए कि ये देश उनका भी है। ये तरीका जेएनयू में नारे लगाइए अफजल शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और जेएनयू में नारे लगाइए अफजल शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। करके गए थे, कुछ नहीं हुआ। पहले कश्मीर में ये विश्वास जगाना पड़ेगा हमें, लेके गए थे आपके नेता को, आपके नेता को जिलानी और फलाने ने घर में नहीं घुसने दिया था, आपको याद नहीं है। आप
कभी भी सामान्य स्थिति नहीं पैदा कर सकते। चलिए और विवेक जी, बस्ती के बच्चे विवेक जी ठीक है, मैं तरुण सागर जी के पास अब तक अभी तक नहीं जा पाया हूँ, मैं सीधे तरुण सागर के पास जाऊंगा। इस विषय से बाहर आते हैं, हम वामपंथी और इस गठबंधन की बात कर रहे हैं जो वहां के क्रिश्चियन मिशनरीज के बीच में है, जो पालघर में एक बड़ा डेडली वायरस है ये आदिवासियों के बीच में। आइए सुनते हैं वहां के लोग क्या कहते हैं वहां की परिस्थितियों के बारे में। क्या तुम लोग क्रिश्चियन बनेगा, तुम्हारा पैसा माफ होएगा, ऐसा करके वो लोग उधर एडमिशन देता है। बाद में क्रिश्चियन धर्म का उधर है ही नहीं ना कुछ, हम तो सब आदिवासी रहते हैं उधर क्रिश्चियन धर्म का मतलब ही नहीं है। वो लोग सेवा विद्या मंदिर आदिवासी हाई स्कूल करके उधर नाम लिखा है, मगर उधर धर्मांतर का काम चलता है बहुत। देखिए धर्मांतर का काम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है। सीधे चलता हूं तरुण सागर जी के पास। तरुण सागर जी खुद सोशल एक्टिविस्ट है, इन परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तरुण सागर जी, ये क्यों गठबंधन बना? ये तो अवधेश जी बता रहे हैं, ये तो आजादी के पहले का गठबंधन है। सवाल ये है कि ऐसी परिस्थितियां पालघर में क्यों बनी? और एक सोशल एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट के तौर पर, एक इंसान के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे, क्यों मार दिया गया इनको? कोई तो कारण रहा होगा। भाई भगवा कपड़े पहने थे, बच्चा चोर तो नहीं हो सकते, पुलिस भी सामने थी, चोर थे तो पुलिस को सौंप देते, बात खत्म हो जाती। तरुण सागर जी प्लीज। बिल्कुल भगवा कपड़े, बिल्कुल दो साधु भगवा कपड़ा, जी बिल्कुल दो साधु थे वहां पे जो भगवा पहने हुए थे, लेकिन उनके साथ एक नीलेश तेलगड़े भी थे जो उनके ड्राइवर थे, जो अभी तक इस डिबेट में किसी ने उनकी बात ही नहीं की है कि एक ड्राइवर की भी हत्या हुई है इस लिंचिंग में। हम कंटिन्यूसली सुन रहे हैं कि 2 साधुओं की मौत हुई है, लेकिन एक ड्राइवर भी थे वहां पर जिनकी मौत हुई थी जो सादे कपड़े में थे। उनके परिवार का सबसे पहला पक्ष मैंने दिखाया था सर 19 तारीख की रात। अभी तक मैंने डिबेट उनके परिवार की व्यथा, उनको उद्धव ठाकरे ने कोई कंपनसेशन नहीं दिया। रखना चाहिए, उस डिबेट में भी रखना चाहिए। बिल्कुल तरुण जी, मेरी कैंपेन है कि उनको राज्य सरकार की तरफ से कुछ कंपनसेशन मिले। बस आज भी आपको ये बताना चाहिए, आज भी ऑफकोर्स मिले, ऑफकोर्स केंद्र दे, और केंद्र पे ही मैं आना चाहूंगा। देखिए ये जो लिंचिंग है, हम लोगों को इसको लिंचिंग की तरह देखना चाहिए। इस वक्त हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग इसको कम्युनलाइज कर रहे हैं, हम लोग इसको रंग चढ़ा रहे हैं रिलीजन का, और रंग चढ़ा रहे हैं हम लोग इसके ऊपर, और हमें जो करना चाहिए वो लिंचिंग को देखना चाहिए। अच्छा, लिंचिंग तो किस तरह से उन्होंने शुरू हुआ, स्टार्टिंग में जब ये मैसेजेस जो चले हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जो कंटिन्यूअसली आ गए हैं, मैं मान लेता हूं आपका तर्क लिंचिंग हो गई, ठीक है। लिंचिंग हो गई, आपने बोला लिंचिंग हो गई, लिंचिंग कैसे हुई, क्यों हुई, लिंचिंग कैसे हुई, ये आपको जानना पड़ेगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इस चीज का, अगर आपको भारत में लिंचिंग बंद करनी है, इसलिए हुई क्योंकि व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे फेक मैसेजेस चलते हैं। आपको बताया जाता है कि कुछ बहरूपीय बच्चा चोर बनके, साधु बनके, डॉक्टर बनके, पुलिस बनके कोरोना वायरस फैला रहे हैं। अच्छा, उसी आदिवासी इलाके में क्यों चलते हैं? लॉकडाउन में उसी आदिवासी इलाके में क्यों चलते हैं? और बहुत बताइए ना, उसी आदिवासी इलाके में क्यों चलते हैं? वहां की पुलिस क्या कर रही थी? अगर ऐसी वारदातें हुई, अगर ऐसी वारदातें हुई तो 2018 में लॉकडाउन के बीच ये होगा। मैं बता रहा हूं, गजब है। आप सवाल राज्य से नहीं पूछ रहे, केंद्र मैं वही बता रहा हूं। 2018 में गुवाहाटी, मैं राज्य से ही पूछ रहा हूं, और राज्य नेशन केंद्र पे आना होगा, नेशन है, और उनको 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि लिंचिंग के अगेंस्ट, जी मैं बोल रहा हूं कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था पार्लियामेंट को कि वो इसके ऊपर कानून बनाए। आप मुझे बताइए कि कितने कानून बने हैं इसके अगेंस्ट, और अगर एक स्ट्रिक्ट कानून बनता है इसके अगेंस्ट, तो क्या हम ये लिंचिंग जो आमतौर की बात हो गई है, आप अनपढ़ बोल के उनको बचा रहे हैं क्या? वो अनपढ़ कानून समझ लेते? बताइए मुझे। कानून तो देश में है कि किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, 302 का भी कानून है, ये भी कानून है कि पुलिस को फायरिंग करनी चाहिए जान बचाने के लिए। माना किसी ने वो कानून? मैंने किसी को अनपढ़ नहीं कहा है। मुझे बताइए कि देश में हत्या रोकने के लिए कानून है कि नहीं? पार्लियामेंट में लोग जो बोल रहे हैं कि सीबीआई को ये केस देना चाहिए, अंदर जाएंगे। मर्डर का कानून तो है। देखिए ऐसा है कि आबाजी मैं आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। मैं एक बात जानना चाहता हूँ आबाजी, अवधेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। तरुण सागर जी एक मिनट, तरुण सागर जी, आबाजी, मैंने पहले दिन से देखा, 19 तारीख को मैंने एक खबर ब्रेक की, सबसे पहले चलाई। पहले दिन से मैंने देखा जो लोग तबरेज, अफजल और ये जितने नाम थे ना, पहलू खान, इनकी मॉब लिंचिंग से इतने व्यथित होते थे।
चर्च के एक शीशे पे पत्थर पड़ जाए तो व्हाइट हाउस तक फोन चला जाता था। आज वो सब खामोश है। बस हो गई सर कानून बना दीजिए, हो गई सर कानून बना दीजिए, ये सॉल्यूशन है क्या? नहीं, बिल्कुल दीपक जी, मैं आपकी बात मानती हूँ। इसको भी कंडेम किया जाना चाहिए। अगर साधु पे अटैक हुआ है उसको भी कंडेम किया जाना चाहिए। कोई भी जान कीमती है, राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। तो ये जो है इसमें हर कोई कंडेम करेगा। और मैं भी आपकी बात मानती हूँ कि सिर्फ मुस्लिम के लिए आप मत आइए, क्रिश्चियन के लिए नहीं आइए, हिंदू के लिए भी आइए। तो ये बात एक चीज है। लेकिन उस दिन जो था पुलिस ने फायरिंग नहीं की। और ये जो लॉकडाउन में ट्राइबल्स थे, मैं तो एक ये भी कहूंगी कि नशाबंदी नहीं तो ये शराब पी के पड़े रहते। और चूंकि शराब मिल नहीं रही थी तो ये अपने डंडे लेके घूम रहे थे। शराब तो नहीं मिल रही तो खून पीने लगे। आबाजी इतना भी जनरलाइज मत करिए। शराब नहीं मिल रही थी तो खून पीने लगे। सोसाइटी इनकी देखनी पड़ेगी। मैडम, मैं बचपन से ट्राइबल लोगों के बीच रहा हूँ। बांटते थे, अगर इनका पैसा आबाजी मेरा बचपन पूरा ट्राइबल स्कूल्स में बीता है। रात भर पोस्ट ऑफिस में बैठा रहता था डर के मारे। वहां पे डर का माहौल रहता है। ऐसा नहीं होता भाजी, ये गलत पर्सपेक्टिव है। मैं बचपन से ट्राइबल इलाके में रहा हूँ, बचपन से मैं पैदा एक ट्राइबल इलाके में हुआ हूँ। और आज का हमला होगा, ट्राइबल एरियाज में लोग रात में चलते नहीं है। तो मैडम यही तो मैं कह रहा हूँ, चलते नहीं है तो रात में 9 बजे 500 लोग कहां से आ गए? जिस गांव गढ़ चिंचली जिसकी जनसंख्या भी उतनी नहीं होगी शायद, अलग अलग पहाड़े में 1-1 किलोमीटर दूर लोग रहते हैं, व्हाट्सएप पढ़ लेते हैं, लेकिन भगवा कपड़े को नहीं पहचान पाते। 2 घंटे सरपंच कोशिश करती रही उनको रोकने की, बीजेपी की सरपंच नहीं रोक पाई, एनसीपी के लीडर आ गए। तो एक जब मॉब मेंटालिटी हो जाती है, जरूरी है मॉब मेंटालिटी को समझा जाए। इसका जो है कानून मर्डर का है, मॉब लिंचिंग का नहीं है। और मैं कहती हूँ व्हाट्सएप और फेक पे जो फेक न्यूज गई, जो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती, जिन्होंने इस तरह से लोगों में डर पैदा किया। कार्रवाई की बात कोई नहीं करता, कार्रवाई की बात अब कोई नहीं करता। अफसोस संगीत रागी जी मेरे साथ नहीं जुड़ पाए। मैं सीधे चलता हूं अवधेश कुमार जी के पास। अवधेश कुमार जी, इतना जनरलाइजेशन ठीक है क्या? शराब नहीं मिल रही थी तो हमने खून पी लिया। तरुण सागर जी बोल रहे अगर लिंचिंग का कानून बन गया होता 2018 में तो ये मौत नहीं होती। देखिए, आभा जी एक समझदार और अच्छी वकील हैं। मैं बहुत कई डिबेट में रहा हूं, लेकिन जितना सामान्यकरण, जितना जनरलाइजेशन एक निहायत ही साजिश के तहत की गई इस सामूहिक हत्या की वो कर रही है, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। और तरुण सागर जी भी कर रही है। मैं आपको देखिए, ऐसा है कि उस पूरे क्षेत्र में एक मिनट विवेक जी, आबाजी प्लीज विवेक जी, आबाजी हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं। अब देखिए उठाइए ना कि पुलिस ने आखिर गोली क्यों नहीं चलाई? पुलिस को तो अपनी जान देकर भी बचाना चाहिए था। पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई? आबादी करे नहीं चलाई, वो गलत किया, क्यों नहीं चलाई? पहला प्रश्न तो यही है। दूसरा प्रश्न यह है कि जब 3-3.5 घंटे तक रहा तो वहां पुलिस आ क्यों नहीं गई? वहां से मुंबई, नासिक, पालघर सब जगह से पुलिस आ सकती थी। देखिए, जनरलाइज कभी मत करिए। दीपक जी, मैं एक घटना की याद दिलाता हूं कि कैसे काम होती है। जीएन साईं बाबा को 9 मई 2014 को दिल्ली से अरेस्ट किया गया था। उस समय विवेक श्रीवास्तव की पार्टी, बाकी पार्टियां, सारे लोग खड़े हो गए थे कि एक आदिवासी के बीच काम करने वाले व्यक्ति को माओवादी कह के गिरफ्तार किया गया है। उनका संगठन ऑल इंडिया पीपुल्स रेजिडेंट फोरम था। और जब उनको सजा हुई है 7 मार्च 2017 को गढ़चिरौली कोर्ट ने सजा देते हुए लिखा कि ये शहर में माओवादी के चेहरे थे, आदिवासियों की सेवा के नाम पर लोगों को भड़काकर हिंसा करवाते थे, वो दूसरे धर्म के बारे में हिंसा फैलाते थे। मैं आभा जी को कहूंगा कि वो जो फैसला है उसको एक बार पढ़ लें। ये पीपुल्स रेजिडेंट फोरम की पालघर में क्या भूमिका थी, वहां गोष्ठियां होती थी, सेमिनार होते थे, वो पढ़ लें, आरोप पत्र पढ़ लें कुमार गांधी का। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस घटने को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, ताकि ऐसी घटना माओवादी और ईसाई मिशनरियां मिलकर दूसरी जगह अंजाम नहीं दे सके। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जिसके कारण हादसा हुआ और र्यूमर्स को आपने धर्म का रंग दे दिया बड़ी आसानी से, मॉब लिंचिंग का कानून बनाया नहीं। अरे साईनाथ के बारे में जवाब दे दीजिए ना विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक श्रीवास्तव जी, जिस साईनाथ के लिए आप बचाने खड़े थे, कोर्ट ने उसको कन्विक्ट क्यों कर दिया?
अर्बन नक्सल के मामले मैं में। इस वक्त धर्म उसकी बात कर रहा हूँ सर मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। साईनाथ के साथ आप खड़े थे ना, साईनाथ के साथ खड़े थे ना विवेक श्रीवास्तव, कोर्ट ने क्यों कन्विक्ट कर दिया उनको? जवाब दीजिए इस बात का, जवाब दीजिए। नहीं धर्म परिवर्तन क्यों लाया, पहले मुझे बताइए ना। इस खून खराबे में धर्म परिवर्तन कहां से आया? अब कितने हिंदू मॉब लिंचिंग में मारे गए? चलिए आप धर्म की बात के अंदर आप धर्म परिवर्तन ले आते हैं। एक मिनट, सबका ऑडियो डाउन। विवेक श्रीवास्तव जी, सिर्फ एक सवाल। साईनाथ का आपकी पार्टी ने समर्थन किया था, आज वो कन्विक्ट है, ठीक है, अब क्या कहेंगे आप? कोर्ट ने उनको फंसा दिया। कोर्ट जो भी निर्णय कोर्ट लेगा वो सर्वोपरि है, उसको हम सब मानते हैं, तो देश से माफी मांगिए कि हमने गलत आदमी का समर्थन किया था। आप देश से माफी मांगिए, आप माफी मांगिए देश से कि आपने गलत आदमी का समर्थन किया था। क्यों नहीं मांगेंगे? आगे चलेगा, क्यों नहीं मांगेंगे? अभी केस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी केस आगे चलेगा, इसलिए माफी शब्दों का प्रयोग मत करिए। हाँ, कोर्ट सर्वोपरि है, अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, सबको मानना होगा, सभी पार्टियों को, नागरिकों को। ठीक है, इसीलिए जेएनयू में नारे लगते हैं। सुन लीजिए, विवेक श्रीवास्तव जी, करने का अधिकार हमको है, केस में हम किसी का समर्थन करें, ठीक है, संविधान सर्वोपरि है, कोर्ट सर्वोपरि है सीपीआई के लिए, लेकिन उनके ही नेता पर आरोप लगता है टुकड़े टुकड़े गैंग के कमांडर इन चीफ होने का। उनके ही साथी नारे लगाते हैं वहां पर, अफजलम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कितना सम्मान है आप खुद समझ सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।